नमस्कार साथियों, प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं जवाहर चौधरी आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मुगल कौन थे, मुगलों का मूल स्थान कौन सा था, भारत में मुगलों की संस्थापक कौन रहे तथा भारत में कौन कौन मुगल शासक जो कितनी अवधि तक शासन करते हैं उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, मुगल साम्राज्य भारत में 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा, जो 331 वर्षों के लंबे कार्यकाल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है प्रारंभिक या वास्तविक मुगल काल, जो 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, अर्थात मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर से लगाकर औरंगजेब की मृत्यु तक, तथा दूसरा कार्यकाल जो रहता है उत्तर मुगल काल, जो 1707 ईस्वी से 1857 तक का है। तो हम बात करते हैं कि मुगल कौन थे। हु इज मुगल? मुगल दो मिश्रित राजवंशों का एक वंशज था, जो मंगोल व तुर्कों का मिश्रित वंशज था। तो हम ये कह सकते हैं कि मुगल दो महान और वीर अलग अलग वंशों का वंशज जो मुगल कहलाया। पितृपक्ष की ओर से तुर्कों की संतान तथा मातृपक्ष की ओर से मंगोलों की संतान थे। आगे देखते हैं मुगल शब्द का अर्थ। मुगल लैटिन भाषा के शब्द मोंग से मिलके बना है। लैटिन भाषा के शब्द मोंग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बहादुर, वीर, ब्रेव। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मुगल एक बहादुर योद्धा थे। मुगलों का ध्वज कैसा था? मुगल ध्वज की अगर हम बात करते हैं तो हरे रंग की पृष्ठभूमि में, हरे रंग की पृष्ठभूमि में उगता हुआ सूर्य व दहाड़ता हुआ बाघ का चित्र अंकित था। अब देखते हैं मुगलों का मूल स्थान। या मैं ऐसे कहूं कि उस समय मुगलों का मूल स्थान कौन सा था और वो वर्तमान में कहां स्थित है। मुगलों का मूल स्थान मध्य एशिया के ट्रांस आक्सियाना का फरगना क्षेत्र, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में आता है। नेक्स्ट देखेंगे मुगल बादशाह बाबर तथा उसके संपूर्ण जीवन को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो बाबर के संपूर्ण जीवन को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है प्रारंभिक जीवन व काबुल की विजय, दूसरा है काबुल के शासक के रूप में, तथा अंत में भारत में मुगल वंश की स्थापना तथा बाबर की भारत में क्या क्या गतिविधियां रही। मुगल साम्राज्य की स्थापना
बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में भारत में चगताई वंश के रूप में की गई, चगताई वंश के रूप में की गई। अब बाबर की जानकारी के स्रोत, बाबर की अगर जानकारी के स्रोतों की बात करते हैं कि उनके प्रारंभिक जीवन से मृत्यु तक की संपूर्ण जानकारी तथा उसके द्वारा की गई गतिविधियों व युद्धों का वर्णन निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों से पता चलता है। तो पहला ग्रंथ है एन एम्पायर बिल्डर ऑफ द 16th सेंचुरी, जो ब्रिटिश इतिहास का विलियम रसब्रुक के द्वारा लिखी गई थी। जबकि दूसरा ग्रंथ जो है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखी गई, ये बाबर अपनी आत्मकथा के रूप में लिखता है, इसका हम आगे डिटेल से वर्णन करेंगे। तथा तीसरी पुस्तक जो है हुमायूं नामा, जो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। अब है बाबर का जीवन परिचय। बाबर के जीवन परिचय की अगर हम बात करते हैं तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना की राजधानी अंदीजान में हुआ, जो ये वर्तमान में उज्बेकिस्तान, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। अतः बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज, माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। अतः बाबर मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां की 14वीं वंशज था। अर्थात मैं ये कहूं कि चंगेज खां और तैमूर के वंशजों की संयुक्त वंशज जो थी वो बाबर था। अतः बाबर को या मुगलों को तैमूरी वंश या मुगलिया तुर्क के नाम से भी जाना जाता है, मुगलिया तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। बाबर का पूरा नाम जहूरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहूरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अब बाबर का राज्यारोहण 8 जून 1494 ईस्वी में
11 वर्ष की अल्प आयु में पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से बाबर का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद बाबर विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। लेकिन उसी दौरान उसके कई प्रतिद्वंद्वी रहे। जैसे बाबर के अगर हम विरोधियों की बात करते हैं तो उज्बेक, तुर्क, ईरानी, मंगोल व अफगान। लेकिन इनके साथ बाबर ने युद्ध के दौरान कई नवीन विद्याओं को सीखा। जैसे उज्बेकों से तुलगमा युद्ध पद्धति, तुर्कों से घुड़सवारी, ईरानियों से बंदूक चलाना व तोप खाने का प्रयोग, मंगोलों व अफगानों से युद्ध की व्यूह रचना। बाबर के भारत आगमन के समय भारत की क्या राजनीतिक स्थिति रही होगी? अगर हम देखते हैं कि बाबर जब भारत में प्रवेश करता है तो उस समय उत्तर पश्चिमी भारत में कोई विशाल साम्राज्य नहीं था, तथा छोटे छोटे प्रांतों में एक से अधिक कई शासक शासन करते थे। बाबर के ग्रंथ बाबरनामा के अनुसार उस समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य तथा 2 हिंदू राज्य थे। 5 मुस्लिम राज्यों में दिल्ली में इब्राहिम लोदी, गुजरात में मुजफ्फर शाह, मालवा में महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड, बंगाल में नुसरत शाह, तथा बहमनी साम्राज्य में
काजी मुल्ला शाह थे। बहमनी साम्राज्य में काजी मुल्ला शाह थे। तथा इसी कड़ी में दो हिंदू राज्यों में, पहला है मेवाड़ राणा सांगा के अधीन, तथा दूसरा दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के अधीन था। तथा बाबरनामा में बाबर उल्लेख करता है कि संपूर्ण भारत में कृष्णदेव राय उस समय सबसे प्रबल व मजबूत शासक था। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी तथा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। क्योंकि आलम खां व दौलत खां लोधी इब्राहिम को पराजित कर दिल्ली को अपने अधीन करना चाहते थे, जबकि बाबरनामा में मुझे भारत आने का निमंत्रण मेवाड़ के राणा सांगा ने दिया था, ऐसा उल्लेख मिलता है, जो तर्कसंगत नहीं लगता। अब है बाबर का भारत पर आक्रमण या बाबर का भारत में प्रवेश किस रूप में हुआ। तो सबसे पहला जो आक्रमण होता है बाजौर या भैरादुर्ग पर आक्रमण 1519 ईस्वी। इस युद्ध में यूसुफ जाइयों को पराजित कर भैरादुर्ग पर अधिकार किया तथा बाबर ने भारत में पहली बार बारूद व तोप खाने का प्रयोग किया। कई बार यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया है कि भारत में पहली बार युद्ध में गन पाउडर व तोपों का प्रयोग किसके द्वारा या किस युद्ध में किया गया। तो गन पाउडर का प्रयोग बाबर ने भैरादुर्ग के आक्रमण के दौरान किया गया था। भैरादुर्ग विजय के बाद बाबर ने 1519 ईस्वी में ही पेशावर, पंद्रह सौ 20 ईस्वी में सियालकोट, 1524-25 ईस्वी में दीपालपुर व लाहौर पर अधिकार किया। तथा भारत में आने से पहले बाबर ने
4 युद्ध कर चुका था तथा पानीपत का 5वां युद्ध था। तो भारत में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध। पानीपत हरियाणा के मैदान में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। वह इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा गया तथा इसी के साथ दिल्ली सल्तनत की समाप्ति तथा भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। इस विजय इस विजय का मुख्य जो कारण था बाबर की युद्ध नीति, जिसमें तुलगमा पद्धति का प्रयोग, तथा बाबर का तोपखाना प्रमुख थे। बाबर ने भारत में 2 प्रमुख तोपसियों की सेवाएं ली, जिसमें अली कुली व दूसरा मुस्तफ़ा खां थे। अली कुली व मुस्तफ़ा थे। इस विजय के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुल वासी को एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया। तथा काबुल वासियों ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी। इस विजय के उपलक्ष्य में ब्रिटिश इतिहासकार विलियम रसब्रुक ने कहा कि पानीपत की विजय के बाद बाबर के भटकने के दिन समाप्त हो गए। नेक्स्ट है बयाना का युद्ध। भरतपुर बयाना के मैदान में 16 फरवरी 1527 ईस्वी में मेवाड़ के राणा सांगा के हाथों बाबर का सेनापति मेहंदी हसन पराजित हुआ। यह भारत में बाबर की एकमात्र हार थी। हालांकि इस युद्ध में बाबर स्वयं उपस्थित न होकर अपने सेनापति मेहंदी हसन को भेजा गया था, जो सांगा के द्वारा पराजित हुआ।
नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, जो भारतीय इतिहास का, या मैं ऐसे कहूं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, तथा इसी युद्ध की विजय के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य को वास्तविक रूप से स्थापित किया। खानवा का युद्ध, खानवा भरतपुर के मैदान में 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा की सेना को पराजित किया। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाए तथा कई प्रतिज्ञाएं की, जैसे शराब न पीने की शपथ ली, दूसरा है जिहाद का नारा दिया, धर्म युद्ध की संज्ञा दी। जिहाद का नारा। और तीसरा है मुस्लिम प्रजा पर लगने वाला तमगा नामक कर हटा दिया, जिससे बाबर के सैनिक संगठित होकर सांगा के विरुद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। ये युद्ध भी पानीपत की युद्ध नीति के तहत ही लड़ा गया, जिसमें तोपखाना और तुलगमा पद्धति तथा तोपें सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया। खानवा युद्ध में सांगा के कई राजपुताना के शासक सहयोगी रहे, जिसमें प्रमुख इस प्रकार है। बीकानेर से राव कल्याणमल, जोधपुर से राव मालदेव, जैसलमेर से भाटी हर राय, अजमेर से करमचंद पवार, गोगुंदा से झाला छज्जा, छादड़ी से झाला अज्जा, छादड़ी से झाला अज्जा, आमेर से पृथ्वीराज या पृथ्वी सिंह कछवा, पाली से अखेरा सोनगरा, वांगड़ से उदय सिंह, ईडर गुजरात से भारमल, ऊपरमाल से
अशोक परमार, मेवात से हसन खां मेवाती, चंदेरी से मैदनी राय, तथा इसके अलावा इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, चाचा आलम खां व सलहदी तंवर ने भाग लिया। सलहदी तंवर ने भाग लिया। फिर भी इतनी विशाल सेना होने के बाद भी सांगा पराजित हुए। बाबरनामा के अनुसार इस युद्ध में सांगा के अधीन 7 राजा, 9 राव व 104 सामंतों की संयुक्त सेना ने भाग लिया था। जबकि विलियम रसब्रुक के अनुसार बाबर व सांगा की सेना का अनुपात 1:8 था। जबकि डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार सेना का अनुपात 1:2 था। राजस्थान के कवि व इतिहासकार वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार सांगा की सेना के अधीन 80,000 सैनिकों ने भाग लिया था। खानवा विजय के बाद बाबर का गतिविधियों का केंद्र काबुल के स्थान पर भारत में दिल्ली हो गया, तथा खानवा विजय के दौरान दिल्ली व आगरा का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था। पानीपत की विजय ने बाबर को भारत में प्रवेश दिलाया व मुगल साम्राज्य को स्थापित करने का अवसर दिया। वहीं पर खानवा विजय ने बाबर को भारत में स्थायित्व प्रदान किया। इस विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी, काफिरों का नाश करने वाला। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। खानवा युद्ध में चंदेरी के मैदनी राय ने सांगा का सहयोग किया था। अब इसके विरुद्ध बाबर ने जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी के मैदान में युद्ध किया, जिसमें
चंदेरी का मैदनी राय पराजित हुआ तथा इस युद्ध में भी खानवा युद्ध की तरह जिहाद का नारा दिया। भारत में बाबर का अंतिम युद्ध घाघरा नदी के किनारे 6 मई 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह तथा बिहार के अफगानों की संयुक्त सेना को पराजित किया। अफगानों की ओर से सेना का नेतृत्व इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी कर रहा होता है। इस विजय के बाद बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से संधि कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एकमात्र युद्ध घाघरा का जो जल व स्थल दोनों पर लड़ा गया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा के समीप हुई। बाबर का अंतिम संस्कार आगरा में ही बाबर का अंतिम संस्कार आगरा के आराम बाग या नूर अफगान बाग में किया गया। लेकिन जब बाबरनामा के पढ़ने के बाद शेरशाह सूरी के काल में बाबर की पत्नी मुबारक यूसुफजाई के द्वारा आगरा से अस्थियां निकालकर काबुल ले जाई गई तथा बाबर का मकबरा काबुल में बनवाया गया। अब देखिए नेक्स्ट बाबर का योगदान। बाबर के योगदान को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बाबर की साहित्यिक रचनाएं या बाबर के द्वारा लिखे गए साहित्य, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण साहित्य माना जाता है बाबरनामा, जिसे तुजुक-ए बाबरी भी कहा जाता है। ये बाबर की आत्मकथा है जो सुम के द्वारा लिखी गई। इसकी भाषा तुर्की, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई। इसका 4 बार
फारसी अनुवाद हुआ। जैसे जौना खां व जौना खां व पायंदा खां हुमायूं के काल में। तीसरा है अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के काल में। चौथा और अंतिम अबू तुलब तुर्बाती द्वारा शाहजहां के काल में हुई तथा इसका कई बार अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ। 1825-26 ईस्वी में सर्वप्रथम लीडन, अर्स्किन व एल्किंग के द्वारा किया गया, जो फारसी से अंग्रेजी अनुवाद हुआ। जबकि 1905 ईस्वी में श्रीमती मैडम बैवरीज के द्वारा मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। बाबरनामा में बाबर ने 3 भारतीय अभिशापों का उल्लेख किया है। तीन अभिशापों का उल्लेख किया है, जिसमें लू, गर्मी व अंधड़। इसी बाबरनामा में बाबर ये कहता है कि भारत सोने चांदी का देश है तथा भारतीयों के बारे में कहता है कि भारतीय खूबसूरत नहीं है, भारतीयों को बदसूरत कहता है तथा भारत को कारीगरों का देश बताता है। इसी क्रम में आगे भारत की गंगा नदी का उल्लेख भी मिलता है तथा सिंचाई प्रणाली के बारे में रहट का प्रयोग बताता है। इसी बाबरनामा के बारे में एल्फिंस्टन ने कहा, भारतीय इतिहास की जानकारी के साथ साथ संपूर्ण एशिया की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तथा बाबरनामा में ये भी कहा गया कि भारतीय लड़ना नहीं जानते।
मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते, मरना जानते हैं। ये बाबरनामा की मुख्य मुख्य घटनाएं। दूसरा है दीवान नामक काव्य संग्रह, जो फारसी भाषा में लिखी गई। इसके अलावा मुंबईयान नामक नवीन पद्य शैली का विकास किया। मुंबईयान इस्लामिक कानूनों का संग्रह है। इस्लामिक कानूनों का संग्रह है। बाबर की अंतिम रचना दीवान एक खत, जिसे रिसाल ए उसज भी कहा जाता है, जो तुर्की भाषा में संकलित की गई। ये बाबर की महत्वपूर्ण रचनाएं रही। अब है बाबर का भारत में निर्माण कार्य। हालांकि बाबर को भारत में इतना समय नहीं मिला, वो हमेशा युद्ध भूमि में ही रत था। फिर भी कुछ निर्माण कार्य हुए, जैसे पानीपत में काबुली बाग मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है, दूसरा है संभल यूपी में मस्जिद, तीसरा है आगरा में आराम बाग या नूर अफगान बाग, जो ज्यामितीय विधि से बनाया गया। ज्यामितीय विधि से बनाया गया। इसके अतिरिक्त बाबर के सेनापति मीर बंकी ने 1526-27 ईस्वी में अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर ने सड़क व भूमाप की इकाई गज ए बाबरी का निर्माण किया, जो भूमाप की एक इकाई थी। यह गज सिकंदरी का एक परिष्कृत व आधुनिक रूप था। बाबर भारत में 2 खेल लाया।
बाबर भारत में 2 खेल लाया। पहला है गंजीफा, ताश का खेल, और दूसरा है इश्कबाजी। दूसरा है इश्कबाजी। कबूतरों का खेल, जो बाबर का सबसे प्रिय खेल था। डॉक्टर R.S. शर्मा ने बाबर के बारे में कहा कि वो इंग्लैंड के महान वंश ट्यूडर के शासक हेनरी सप्तम का समकक्ष था। हेनरी सप्तम का समकक्ष था। बाबर ने काबुल में शाहरुख व कंधार में बाबरी नामक चांदी के सिक्के जारी किए। बाबर सूफी सिलसिले नक्शबंदी का अनुयायी था, या नक्शबंदी संप्रदाय में विश्वास रखता था तथा नक्शबंदी संप्रदाय के अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। अहरार का अनुयायी था। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स।